नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और अगले आधे घंटे में तमाम बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे। लाउड स्पीकर के बाद योगी का ईद मॉडल भी हिट रहा है। सूबे में पहली बार सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी गई, ईद की नमाज, और यूपी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। पहली बार कहीं भी सड़कों पर नमाज अता नहीं की गई है, मस्जिदों और ईदगाह में ही ईद की नमाज पढ़ी गई है। भले कई शिफ्टों में नमाज अता हुई, लेकिन धार्मिक स्थलों के अंदर ही नमाज अता हुई है। सीएम योगी के निर्देश को मुस्लिम धर्मगुरुओं ने माना और उसका स्वागत भी किया। सीएम योगी की अपील को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने माना है। पहले सड़कों पर नमाज होने से समस्याएं आती थी, सड़कों पर नमाज होने से यातायात भी प्रभावित होता था, सड़कों पर नमाज होने से लोगों को परेशानी भी होती थी। दूसरे धर्मावलंबी को भी इससे सबक लेना चाहिए। सड़कें धर्म का अखाड़ा लगाने के लिए नहीं है, जैसा आज राजस्थान समेत दूसरे राज्यों में देखा गया। दूसरे राज्यों को भी योगी मॉडल से सबक लेना चाहिए। शांति, अमन, चैन से मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। जब लाउड स्पीकर पर दूसरे राज्यों में बवाल हो रहा है, तब यूपी में आपसी सहमति से धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरे हैं। सीएम योगी के निर्देश को हर धर्म के लोगों ने माना है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपके सामने लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, हाथरस, फतेहपुर, आजमगढ़, वाराणसी और झांसी की आप ये तस्वीरें देखिए, जहां पर बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ईद की नमाज अता की गई है। बड़ी बात यह है कि सड़कों पर नमाज अता नहीं की गई है। पहले कुछ तस्वीर होती, कुछ और होती थी, जहां पर सड़कों पर बड़ी संख्या में नमाज अता की जाती थी, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित होता था। लेकिन इस बार सख्ती से सीएम योगी ने ये निर्देश दिए थे कि सड़कों पर नमाज ना अता करवाई जाए और ईदगाह के अंदर ही पूरा प्रबंधन करवाया जाए, ताकि कई शिफ्टों में बेशक नमाज अता करनी पड़े, लेकिन ईदगाह के अंदर ही नमाज अता की जाए। और ऐसा हुआ भी। तमाम जो मुस्लिम धर्म गुरु है उन्होंने सहयोग भी करा, और पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि जब सड़कों पर नमाज अता नहीं की गई है। तो ये एक भव्य तस्वीर निकल करके सामने आई है। ये बदलता उत्तर प्रदेश है, जहां पर तमाम जो लोग हैं वो आपस में मिलकर के चल रहे हैं। एसके वाजपेयी लखनऊ से मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। एसके वाजपेयी, इतिहास में सब पहली बार हुआ है कि जब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नमाज अता नहीं की गई, ईदगाह के अंदर ही नमाज अता की गई है। यानी कि ये एक बहुत बड़ा सहयोग मुस्लिम धर्म गुरुओं की ओर से भी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम कहें लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे कि कहीं भी कोई नई चीज ना हो और कोशिश की जाए सड़कों पर कहीं कोई जान की स्थिति नमाज के दौरान ना बने। और लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से पूरे प्रदेश भर में संवाद कायम किया गया, जिसमें धर्मगुरु बड़े पैमाने पर शामिल हुए। पुलिस ने उनसे अपील की थी कि कोशिश वो करें कि कहीं भी कोई सड़क बाधित ना हो, जो नमाज हो वो भले ही अलग अलग शिफ्टों में हो, लेकिन बावजूद इसके उसको ईदगाह या फिर जो मस्जिद निर्धारित है वहीं कराया जाए। और आज पूरे प्रदेश भर में, जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है, 32,000 से ज्यादा स्थानों पर नमाज अदा की गई, लेकिन कहीं भी सड़क के ऊपर लोग नमाज अदा करने के लिए नहीं आए, जो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब को दिखाता है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरे प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था कायम की है, अगर हम देखें तो रमजान के बाद ये दूसरा बड़ा मौका था जब कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चुनौती जरूर थी, क्योंकि अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम की जयंती भी है और उसके साथ में ईद का पर्व भी लगातार मनाया जा रहा है। और जिस तरीके से यूपी पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही, जहां पूरे प्रदेश भर की जो पुलिस थी वो एक्टिव मूड पर रही, बड़े पैमाने पर जो पीएसी की कंपनियां थी, जो आरएफ की कंपनियां थी, और साथ ही साथ में एलआईयू यूनिट्स को भी लगातार एक्टिव किया गया था कि वो लगातार चीजें देखें। लखनऊ मुख्यालय से पूरे प्रदेश भर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी कि कहीं कोई घटना ना हो। और अभी तक की जो चीजें हैं, जो सीधे तौर पर खुशी की बात है कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना की सूचना अभी तक नहीं है। और जो मुख्य हम कहें कि नमाज का वक्त होता है, जो कि सुबह 9 बजे और 10 बजे, अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो दो बड़े स्थान हैं जिसमें ऐशबाग की ईदगाह है। न्यूज वन इंडिया ने लगातार वहां की तस्वीरें दिखाई। और दूसरी बड़ी जगह है जो टीले वाली मस्जिद, जो कि राजधानी लखनऊ में है और बड़े पैमाने पर नमाज अदा करने के लिए ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम वहां की तस्वीरें भी देख पाए। मैं लौटूंगी आपके पास। एसके वाजपेयी, हमारे संवाददाता अतुल शर्मा जुड़े हुए मेरठ से, और इसी के साथ साथ मुजम्मिल दानिश हमारे साथ बने हुए लगातार संभल से। और मेरा सवाल मुजम्मिल दानिश आपसे, संभल में इस वक्त क्या तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं? लगातार जिस तरह से कोरोना महामारी चली, उसके बाद अब कई साल बाद ईद हुई है, लेकिन ईद एक खुशी का जिस तरह से त्योहार है,
उसके चेहरे पर सब लोगों को मुस्कान था। और इधर योगी सरकार की जिस तरह से कानून व्यवस्था की मंशा थी, उस मंशा के तहत लोगों ने ईदगाह की बाउंड्री के अंदर नमाज पढ़ी। कहीं भी किसी तरह से भी उन्होंने जो सरकार की मंशा है उसको तोड़ने की नहीं कोशिश की, बल्कि यहाँ पर लगातार देश की अमन अमान की बात की गई। सब लोगों ने हाथ उठाए कि देश में शांति बनी रहे। इस बीच जो सबसे बड़ा पैगाम सामने आया है, इस पैगाम के साथ रोजगारों में रोजे रखने के बाद ईद की नमाज पढ़े और ईद की नमाज ईदगाह में हुई, सभी शांति से हुई। इसी से पहले कई बार यहाँ के एसपी कमिश्नर ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक की और धर्मगुरुओं की बैठक के साथ जिस तरह से उन लोगों ने अपील की थी कि सभी लोग शांति व्यवस्था बनाएं और अपने अपने हिसाब से नमाज पढ़ें, जिस तरह से बताया गया है। तो सभी जगह पर मैं बता दूं कि संबंध है, करीब 92 जामा मस्जिद है और 128 मस्जिद। तो सभी जगह पर पूरे जनपद में नमाज अपनी अपनी गोदी में पढ़कर सब पूरा सहयोग कानून व्यवस्था का किया। और योगी सरकार का जिस तरह से आदेश था, उस आदेश का पालन करते हुए हर मुसलमान ने अपनी नमाज अदा करते हुए दुआ मांगी। ठीक है, लौटूंगी आपके पास मुजम्मिल दानिश और इसी के साथ साथ अतुल शर्मा मेरे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से बने हुए हैं। अतुल शर्मा, मेरठ भी बहुत संवेदनशील एरिया और वहां पर भी एक बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी प्रशासन की ओर से थी कि शांति बनी रहे और इसी के साथ साथ नमाज अता शांतिपूर्वक की जाए। वही तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है क्या मेरठ से? तो मेरठ में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सभी मुस्लिम भाइयों ने जो मॉडल है, योगी मॉडल है, उसको हिट करते हुए नजर आए और कहीं भी रोड पर किसी भी तरह से कोई नमाज अदा नहीं की गई है। साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ईद का त्योहार है, मिलन शांति का त्योहार है, उसको लेकर के सभी मुस्लिम भाई आपस में एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं ईद की। और साथ साथ मेरठ में शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार मनाया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ सूरज पांडे हमारे साथ बने हुए हैं कानपुर से। सूरज पांडे, सब्र का ये त्योहार और इसी के साथ इबादत का ये त्योहार, नेकी का ये त्योहार, क्या उतनी ही सब्र के साथ, उतनी ही नेकी के साथ ये त्योहार कानपुर में भी मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको पता है इस तरीके से आज ईद का भी त्योहार था और परशुराम जयंती भी थी। ऐसे में कानपुर पुलिस प्रशासन ने सभी चाक चौबंद इंतजाम किए थे। भारी पुलिस फोर्स का भी इंतजाम किया गया था। लगातार सुबह से ही ईद की नमाज को लेकर कड़ी सुरक्षा का पहरा लगाया गया था। ऐसे में आपको बता दें कि कानपुर में 300 से भी अधिक मस्जिदें हैं जिनमें आज ईद की नमाज को अदा किया गया है। पूरी तरीके से शांति व्यवस्था रही, ईद की नमाज लोगों ने अदा की और देश में सलामती की भी दुआ करते हुए जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो नजर आए। ऐसे में आपको बता दें कि इस बार की जो ईद इसलिए जरूर खास कही जा रही है क्योंकि 2 साल लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का प्रकोप रहा, ऐसे में कहीं न कहीं से जो मुस्लिम वर्ग के सारे लोग ईद का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाते थे, वो कोरोना संक्रमण के चलते अपने त्योहार को नहीं मना पा रहे थे। इस बार जो त्योहार मनाया गया है वो इसलिए ही खास है क्योंकि इस बार कोरोना का प्रकोप नहीं रहा। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ मौलवी है, किस तरीके से आज ईद का त्योहार मनाया आप लोगों ने? ईद का त्यौहार जिस तरह से कोरोना काल का ये 2 साल निकल गया तो कोरोना काल का प्रकोप था, इसलिए उस तरह से त्यौहार नहीं हम लोग मना पाए। लेकिन इस बार खुला हुआ था और हुकूमत का भी सहयोग मिला और प्रशासन का भी सहयोग मिला बड़े अच्छे तरीके से। तो हम लोगों ने जिस अंदाज में ईद मनाना चाहिए, हमारा वर्ल्ड लेवल का त्यौहार है, तो हमने उसको बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी अच्छी तैयारियों के साथ ये हमारा ईदगाह उस्मानपुर है। और यहाँ आपने देखा होगा सुबह 2-3 दिन से यहाँ तैयारियां चल रही थी, इसलिए कि यहाँ काफी भीड़ होती है, लाखों का मजमा होता है हमारे यहाँ। तो बड़े अच्छे अंदाज में कोई कमी कोई दिक्कत नहीं हुई और सारे लोग वक्त पर आए। और जिस तरह से कोरोना काल से पहले नमाज ईद की होती थी उसी तरह से ईद की नमाज इस साल की हुई। तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि ईद की जो नमाज है वो पहले जिस तरीके से आयोजित की जाती थी उसी तरीके से आयोजित की गई है। तमाम लोग जो है वो समय से पहुंचे थे क्योंकि इस बार सबसे खास बात ये रही कि लाउड स्पीकर से इस बार कोई भी ऐलान नहीं हुआ और किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं हुआ। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो मस्जिद प्रशासन था उन्होंने पूरी तरीके से प्रशासन का सहयोग किया और स्वयं ही अपनी मर्जी से लाउड स्पीकरों को भी हटाया गया। ठीक है, इसकी वाजपेयी, क्योंकि हमने पिछली बार जो आखिरी जुमा था उसकी भी हमने रमजान के आखिरी जुमे की तस्वीरें देखी थी सहारनपुर से, जहां पर यह मांग की गई थी कि हमें सड़कों पर ही नमाज अता करने दी जाए और इसके खिलाफ पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी की गई थी। लेकिन इस बार ऐसी तस्वीरें कहीं से नहीं आ रही है, महज 2-3 दिन का ही अंतर है, तो ये एक बदलाव काफी ज्यादा अच्छा देखा जा रहा है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि धर्म गुरुओं के साथ संवाद किया जाए, लोगों को चीजें समझाई जाएं कि त्योहार आप मनाएं लेकिन किसी को परेशानी न हो। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश भी टीम 9 की बैठक के दौरान जारी किए गए थे कि कहीं भी कोई सड़क इस पूरे आयोजन के दौरान बाधित ना हो, कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो और जहां तक बिजली व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखा जाए, लगातार संवाद किया जाए, शांति कमेटी की बैठकें की जाएं और लोगों को समझाया जाए। यही एक बड़ी वजह है कि पूरे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बड़े पैमाने पर जो धार्मिक स्थल थे, उन चाहे वो हिंदू धार्मिक स्थल रहे हों या मुस्लिम धार्मिक स्थल रहे हों, सभी से जो धर्मगुरु थे उनकी सहमति से लगातार लाउड स्पीकर हटाए गए। अब तक की अगर हम संख्या देखें तो 60,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटा दिए गए और लगभग इतनी ही संख्या है जिनके आवाज जो तय मानक है उनके अनुसार करा दी गई। और जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश भर में नमाज अदा की गई पूरे शांतिपूर्ण ढंग में, चूंकि ये त्योहार है, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। निश्चित है कि पुलिस के लिए बड़ी सफलता भी है और बड़ी चुनौती थी, उसको भी कहीं न कहीं पुलिस ने पार कर लिया है। क्योंकि अगर हम रमजान की नमाज की बात करें या फिर आज जो नमाज हो रही थी उसकी हम बात करें, दोनों महत्वपूर्ण जो चीजें थी उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से सीधे तौर पर बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई हैं। तो कहीं न कहीं ये चीजें दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जरूर कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार सुधर रही है और कहीं न कहीं लोगों का भी सहयोग उसमें मिल रहा है। और ये बेहतर भी है, ये दूसरे राज्यों के लिए भी एक बड़ा उदाहरण है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बदलती हुई तस्वीर दूसरे राज्यों के लिए भी एक बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से ईदगाह के अंदर ये नमाज अता होनी चाहिए। और इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की चंदौली से। अगली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे मृतक निशा के पिता कन्हैया यादव, परिजनों का पुलिस की पिटाई से निशा यादव की मौत का आरोप है। निशा के पिता कन्हैया ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर आशंका जताई है। आरोपी पुलिस कर्मियों को बचा रहे हैं पुलिस अफसर, ये कन्हैया यादव ने कहा है। सभी दोषियों की गिरफ्तारी और धारा 302 के तहत कार्रवाई की मांग की जा रही है। मांगे पूरी न होने पर कन्हैया यादव ने आत्महत्या की चेतावनी दे दी है। तो यहां पर पासा पूरा पलट चुका है। जहां पर कन्हैया यादव को गिरफ्तार करने गई पुलिस अब खुद ही सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है और अब कन्हैया यादव मांग कर रहा है कि अगर जल्द ही कोई कार्रवाई ना हुई तो आत्महत्या कर ली जाएगी कन्हैया यादव की ओर से। चंदौली से बड़ी खबर, आमरण अनशन पर बैठे मृतक निशा के पिता कन्हैया यादव। जब तक दोषी जिनके ऊपर ये मुकदमा धारा लगी है वो जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। मैं बेटी की बेगम मेरी मृत्यु क्यों न हो जाए। जो दोषी दरोगा पाया गया है पहले उनको गिरफ्तार किया जाए तभी मैं अन्न ग्रहण करूँगा, नहीं वरना अपना आत्महत्या करूँगा। कि जब तक दोषी जिनके ऊपर ये तो आपने सुना कि कन्हैया यादव क्या कुछ कह रहा है। वो कह रहा है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिले हम यूं ही अनशन पर बैठे रहेंगे और परिजनों की ये गंभीर आरोप है कि पिटाई से निशा की मौत हुई है। कन्नौज से अगली खबर आपको बता देते हैं। मामूली बात को लेकर के एक ही समुदाय के लोग भिड़ चुके हैं। काफी देर तक चले दोनों पक्षों में जमकर के लाठी डंडे और फायरिंग भी हुई है। लाठी डंडों और फायरिंग में दोनों पक्षों के करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और जांच में पुलिस जुटी हुई है। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। मामले में 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। छिबरा मऊ कोतवाली नगर के बिरितिया का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मामूली सी बात पर कहा सुनी हुई और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और खूब लाठी डंडे चले और फायरिंग भी हुई है। इस फायरिंग में 6 लोग घायल अभी बताए जा रहे हैं। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जो घायल लोग हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। बहुत देर तक दोनों पक्षों में लाठी डंडे और फायरिंग चली और उसके बाद पुलिस पहुंची और इस मामले को शांत कराया गया। मारपीट में दोनों पक्ष के करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। हम स्टेट बैंक में काम करते हैं। मेरा ऑफिस का बैग गाड़ी में रखा हुआ था, गाड़ी ले गए, गाड़ी में मेरा बैग रखा हुआ है। मेरे बैंक के रजिस्टर हैं, गाड़ी में बैंक के रजिस्टर हैं। 25,000 रुपये है। मेरी घड़ी बांधे हुए थे राडो की मेरी नई घड़ी ओरिजिनल दिए गए। जेब में रुपये थे वो चले गए थोड़े। वो बैग मेरा चला गया। बैग में कीमती सामान रखा हुआ है, बैंक का रजिस्टर है, लैपटॉप वगैरह है।
क्या बात हो गई थी, क्यों, बात किसने ये मारा? थी, गाड़ी लेके निकल रहे थे, गाड़ी का शीशा उसके टच हुआ तो शीशा टूट गया। मैंने कहा शीशा क्यों तोड़ दिया, तो कहता तो तोड़ दिया, क्या करेगा, तोड़ दिया तो टूट गया। हमने होश में बात कर गाड़ी से खींच दिया, गाड़ी का आगे का शीशा जो फ्रंट मिरर होता वो तोड़ दिया, साइड मिरर तोड़ दिया, गाड़ी ले गए। कौन लोग थे, कहाँ गए थे? अकबर खान AIM का नगर अध्यक्ष, उसका छोटा भाई सलमान मोटरसाइकिल काम करता फरखाबाद रोड पे, उससे छोटा राजा, इन लोगों ने मारा है। और इनके साथ में 20-25 लोग थे, आज्ञा जिन्हें हम नाम से नहीं जानते। शकील फर्नीचर वाले, उनका लड़का फैसल। आप लोग कितने लोग थे? हम सिर्फ 3 लोग थे। 3 लोगों को मारा? 20-25 लोग थे। 3 लोग बचाने आए थे, हम 2 लोग गाड़ी में थे साथ। तो 3 हम स्टेट बैंक में जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं कन्नौज से राहुल कुमार, क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट है? पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? देखिए, जिस तरह की आज ईद का त्योहार था, इसको लेकर ये लोग सभी दोनों एक ही समुदाय के पक्ष घूमने जा रहे थे, जो कि गाड़ी का शीशा टच हो जाने के कारण में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते कहीं ना 1-2 फायरिंग भी हुई है। हालांकि इसमें 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक युवक जो कि बैंक कर्मी भी है, उसने बताया कि उसके गाड़ी में रखे बैग में झोले में से 25,000 रुपए व उसकी एक अंगूठी और घड़ी, जिसको लेकर उन्होंने मारपीट घायल कर दिया। जिसके बाद भारी संख्या में कई लोग पहुंचे, जहां घायलों को कोतवाली लेकर गए, जिसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। हालांकि पुलिस तुरंत एक्शन में आई, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी शिव कुमार थापा ने बताया कि इस विवाद के चलते जो भी हुआ है, निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह दोनों पक्ष जो कहना है कि इनका पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल कुमार तमाम इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की मुजफ्फरनगर से। अगली बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद दिखाई दे रहे हैं। दबंगों ने प्रधान समर्थकों से मारपीट की है। सड़क निर्माण को लेकर हुई मारपीट की गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें वायरल हुई हैं। पुलिस ने मारपीट का केस दर्ज किया है। मंसूरपुर थाने के पूरा गांव का ये पूरा मामला है। सड़क निर्माण को लेकर के मारपीट हुई और उसके बाद ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है। दबंगों ने प्रधान समर्थकों से मारपीट की है और प्रधान के साथ इस मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। गुंडागर्दी की लाइव वीडियो वायरल, उसके बाद इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने एक्शन लिया है। मंसूरपुर थाने के पूरा गांव का ये पूरा मामला है। सचिन जौहरी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए मुजफ्फरनगर से। सचिन जौहरी, आखिरकार पूरा मामला हुआ क्या कि प्रधान समर्थकों से मारपीट की गई? देखिए, आपको बता दूं, मंसूरपुर थाना क्षेत्र के पूरा गांव का ये पूरा मामला है। एक ये वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक प्रधान पक्ष के लोग हैं और दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टी है उसके लोग हैं, और दोनों में पुलिया निर्माण का एक कार्य चल रहा था, उसी को लेकर विवाद हुआ और दोनों एक पिटाई करते हुए जो दिख रहे हैं उसके साथ जबरदस्त मारपीट की है। फिर दोनों पक्षों में जमकर दोबारा से मारपीट हुई। पुलिस ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है और 3 लोगों पर दोनों पक्षों के FIR दर्ज कर लिए और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन तमाम इस जानकारी के लिए। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर आपको बता देते हैं। नामी बिल्डर मिक्सन के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। मिक्सन बिल्डर और उसके 11 साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सूरजपुर थाने में फ्लैट खरीद करके फ्लैट खरीदार ने दर्ज कराया है केस। बिल्डर ने लाखों रुपये लेने के बावजूद पीड़ित को फ्लैट ही नहीं दिया। कोर्ट के आदेश पर सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पीड़ित राहुल वाजपेयी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने दर्ज कर लिया है केस। पीड़ित ने मिक्सन ग्रीन सोसाइटी में तकरीबन 4.5 लाख रुपए देकर के एक फ्लैट बुक कराया था। पीड़ित ने मालिक सुनील मिगलानी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है और बिल्डर सुनील मिगलानी ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
प्रिया राणा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बनी हुई है फोन लाइन पर। प्रिया राणा, पीड़ित ने 4.5 लाख रुपए देकर के एक फ्लैट बुक कराया, लेकिन तमाम चक्कर काटने के बावजूद भी उसे फ्लैट की चाबियां तक नहीं मिली। जी बिल्कुल, देखिए ये कोई नई बात नहीं है। लगातार जो बिल्डर्स की मनमानी है सामने आ रही है और लगातार आती रहती है। अभी ताजा जो ये मामला है ये मिक्सन ग्रुप का निकल कर आया है, जहां पर एक पीड़ित द्वारा एक फ्लैट बुक कराया जाता है, जिसकी लगभग 4.25 लाख रुपए की राशि वो दे देता है। जब वो बिल्डर से अपना फ्लैट मांगने की कोशिश करता है तो उसकी जवाबदेही में उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो वही पीड़ित जो लगातार धक्के खा रहा था, उसके बाद उसने कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में जाने के बाद सूरजपुर थाने में अब मुकदमा दर्ज किया है और लगभग 10 से 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई अभी प्रचलित है। वहीं सूरजपुर थाने का यही कहना है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार, चाहे हम बात करें बड़े बिल्डर्स की, छोटे बिल्डर्स की, लगातार इस तरह की मनमानी सामने आती है, नए नए मामले आते हैं, तो क्यों नहीं इन पे लगाम लगाई जाती है। एक पीड़ित फंस जाते हैं, पैसा लोगों का फंस जाता है, रजिस्ट्रियां नहीं होती है और लोग परेशान घूमते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए प्रिया। अब नोएडा से अगली खबर आपको बता देते हैं। एक्सप्रेसवे के रीसर्फेसिंग के काम में लेट लतीफी पर 75 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के 20 किलोमीटर के रीसर्फेसिंग के काम में हुई लेट लतीफी पर कार्रवाई हुई है। प्राधिकरण ने एजेंसी पर 75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और पिछली कई डेडलाइन पर काम पूरे नहीं होने पर एजेंसी पर कार्रवाई हुई है। एजेंसी पर पहले से ही 97 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है और अब तक तकरीबन 2 करोड़ रुपए का एजेंसी पर जुर्माना लगाया जा चुका है। निशांत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए। निशांत, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए कीर्ति, नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो एक्सप्रेसवे हाईवे है वो कहीं ना कहीं जो उस पर घटिया निर्माण किया गया जिसको लेकर वो टूट गया था और जिसकी रिपेयरिंग करने के लिए टेंडर दिया गया ठेकेदार को, बाकायदा एक एजेंसी को इसका टेंडर दिया गया था और जिसमें समय जो दिया गया उस समय में नहीं निर्माण पूरा हो पाया, ना इसकी फिटनेस हो पाई, जिसको देखते हुए पिछली बार इस पर 97 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और अब जो है अभी भी इसको टाइम दिया गया लेकिन अभी तक काम पूरा ना हो पाया, जिसको लेकर प्राधिकरण द्वारा 75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस पर लगभग अब तक 1 करोड़ 72 लाख रुपए इस पर जुर्माना लगाया गया है। जो इसको डेडलाइन दी गई है उस डेडलाइन पर ये जो एजेंसी है, जो ठेकेदार है, वो खरा नहीं उतरा है और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि लगातार नोएडा एक्सप्रेसवे जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है लगातार उस पर घटना हो रही है, लगातार कहीं ना कहीं प्रतिदिन घटना होती है, एक्सीडेंट होते हैं और जिसको लेकर सड़कों पर गड्ढे हैं और उसी को लेकर प्राधिकरण ने टेंडर दिया था और जिसको कहीं ना कहीं जो लापरवाही बरतते हुए ठेकेदार नजर आ रहा है, एजेंसी लापरवाही बरत रही है, जिसको लेकर 1 करोड़ 72 लाख का जुर्माना की कार्रवाई की गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत तमाम इस जानकारी के लिए। महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे और अपनी मां से भी मिलने के लिए जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और आगे जो भी कार्यक्रम होगा उसकी भी तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिना नाम लिए शिवपाल यादव का अखिलेश पर प्रहार। ईद के मौके पर शिवपाल यादव का कड़वा ट्वीट सामने आया है। अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर खुश करने का प्रयास किया गया, इसके बावजूद नाराज हूं तो किस स्तर तक उसने दिल को चोट दी है। हमने उसे चलना सिखाया, वो हमें रौंदते चला गया। शिवपाल यादव की ओर से ये बड़ा ट्वीट किया गया है। इसके बावजूद नाराज हूं तो किस स्तर तक उसने दिल को चोट दी है और हमने उसे चलना सिखाया, वो हमें रौंदते चला गया। तो उनका ये ट्वीट और उस ट्वीट की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया, इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया। एक बार पुनर्गठन, आत्मविश्वास व सबके सहयोग की अप्रतिम शक्ति से ईद मुबारकबाद। तो ये ट्वीट की है शिवपाल यादव ने। एसके वाजपेयी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। एसके वाजपेयी, इस ट्वीट के क्या मायने निकाले जाएं? बिल्कुल हम देखें तो शिवपाल यादव ने कहीं ना कहीं अपना दर्द जो है वो इस ट्वीट
के बहाने से सामने रखा है। लगातार इस तरीके की बातें चली कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये नाराजगी की वजह भी है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वो जसवंत नगर की सीट से चुनाव लड़े, वो जीत भी गए और समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। लेकिन जब सपा के विधायकों को बैठक के लिए बुलाया गया तो इसमें उनकी जो निमंत्रण था वो नहीं दिया गया, उनको नहीं बुलाया गया। तो निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं उनका दर्द था और जिसके बाद लगातार खबरें आई कि शिवपाल यादव की नाराजगी है अखिलेश यादव के साथ, लेकिन खुलकर शिवपाल ने कभी ये चीज नहीं कही। हालांकि वो लगातार ऐसे ट्वीट्स करते रहे जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे, लेकिन आज जो उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें ईद की उन्होंने बधाई दी है, लेकिन उसके ऊपर 4 लाइनें उन्होंने लिखी हैं कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसको समझाने और उसके लिए काम करने का प्रयास किया, लेकिन बावजूद उसके आखिर किस कदर तक उसने मेरे दिल को चोट पहुंचाई होगी जो मैं आज नाराज हूं। और निश्चित है कि मैंने उसे चलना सिखाया और वो मुझे ही रौंदता चला गया। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का बिना नाम लिए शिवपाल यादव की तरफ से यह ट्वीट किया गया है और निश्चित तौर पर एक संदेश देने की कोशिश अपने वोटर्स को की गई कि कहीं ना कहीं वो अखिलेश यादव के साथ बात कही है, बिना नाम लिए बहुत बड़ी बात अखिलेश यादव के और पर अखिलेश यादव के लिए कही गई है। अब बड़ी बात यह कि अखिलेश यादव इस पर क्या जवाब देंगे या नहीं देंगे, आगे कोई बड़ा फैसला लेंगे, देखने वाली बात होगी। इसके वाजपेयी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।